लेकिन एक रियलिटी है सुधांशु जी, बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, ये जो अभी मर्डर हुआ बाबा सिद्दीकी का, ये इलेक्शंस अनाउंस होने के ठीक आसपास, वो सिर्फ एक बहुत पावर कनेक्टेड व्यक्ति नहीं थे, बॉलीवुड, बिल्डर लॉबी एंड पॉलिटिशियंस, इसके लिए एक नेगेटिव वर्ड है नेक्सस, बट वो नेक्सस का पार्ट थे। ऐसे नहीं था कि बाबा सिद्दीकी बहुत क्लीन व्यक्ति है, उनका भी अपना एक बैकग्राउंड रहा है, बट ठीक है, किसी को खुलेआम बंदूक मार देना, ऑपोजिशन कह रहा है कि आपकी सरकार है, देवेंद्र फडणवीस आपके डिप्टी सीएम, अजीत पवार आपके डिप्टी सीएम, बाबा सिद्दीकी किसके नेता थे? अजीत पवार के, एकनाथ शिंदे आपके सीएम, क्या कर रहे हैं? आर गन्स बैक इन महाराष्ट्र? क्या मुंबई में, देश की फाइनेंशियल कैपिटल में, फिर बंदूकें देखेंगी? पहले डी गैंग था, अब बी गैंग आ गया। ऐसी बातें हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठ रहा है। सुधांशु जी, बंदूकें देखेंगे, पहले डी गैंग था, 20 सेकंड का डील है। ऐसी बातें हो रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल उठ रहा है। सुधांशु, देखिए, बाबा सिद्दीकी जी की जो हत्या हुई उसको लेकर हमारी सरकार ने, मुख्यमंत्री और गृह मंत्री दोनों ने अपनी तरफ से पूरी सतर्कता दिखाई है और सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जो पकड़े भी गए हैं आरोपी और जो लोग होंगे उनको अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। परंतु जो लोग कह रहे हैं कि गन्स वापस आ गई, वो भूल गए कि जब हमारी सरकार नहीं थी तो मुंबई में क्या था? सिर्फ गैंग वार थी क्या? ये 26/11 का हमला ये गैंग वार का नतीजा था, या 2006 में और फिर 2011 में लोकल ट्रेन में ब्लास्ट, ये गैंग वॉर थी, या पुणे से लेके नागपुर में जो हमला हुआ था ये सब गैंग वॉर था, लियोपोल्ड ट्रैफिक की घटना, ताज पे हमला, वो सब गैंग वॉर था जनाब। वो दौर देखा है महाराष्ट्र ने, और उसके बाद सर शर्म से झुक जाना चाहिए कि नवंबर 2008 में 26/11 का हमला होने के ठीक 9 महीने के अंदर जुलाई 2009 में शर्म शेख में पाकिस्तान के साथ ज्वाइंट डिक्लेरेशन साइन किया जाता है कि शांति वार्ता प्रभावित नहीं होगी आतंकवाद की घटनाओं से, और उसमें बलूचिस्तान को हिस्सा बना लिया जाता है। यानी उसने हमें मुंबई हमले के जो मास्टरमाइंड थे लश्कर-ए-तैयबा का आरोप स्वीकार नहीं किया, हमने बलूचिस्तान में अपना इन्वॉल्वमेंट मान लिया। मुझे लगता है इससे ज्यादा शर्मसार करने वाला स्टैंड नहीं हो सकता था। और मैं याद दिला दूं अपने अपोनेंट्स को कि बैरक ओबामा ने अपनी किताब द प्रॉमिस लैंड में 2010 के अपने भारत के दौरे पर मनमोहन सिंह जी से बात के आधार पर लिखा कि 26/11 के मुंबई हमले के बाद भारत की सेना एक बड़ी कार्रवाई करने को तैयार थी, परंतु तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने सोचा कि उससे उपजे वातावरण से भाजपा को फायदा ना हो जाए, इसलिए कार्रवाई नहीं की। और महाराष्ट्र के बाहर आइए तो कौन सा ऐसा इलाका था जहां धमाके नहीं होते थे? चंडीगढ़ से लेकर गुवाहाटी तक, और लखनऊ, फैजाबाद, वाराणसी, जयपुर, हैदराबाद, चेन्नई, इंदौर, कहां धमाके नहीं होते थे? आज वो जम्मू कश्मीर के 4 जिलों तक हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, आपने देखा है कि लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ा ताकत बढ़ गई है कुछ ताकतों की, तो प्लेन में धमकी भी दिखने लगी है, और ट्रेनों के ट्रैक के ऊपर कोई आके गैस का सिलेंडर भी रख दे रहा है। तो दिल्ली में स्कूलों के धमकी वाले फोन आने लगे हैं। वो लोगों को जोश आ गया है, कुछ शक्तियां मजबूत हो गई हैं और उनको लगने लगा है कि वो बहुत मजबूत हो गई हैं, तो सरकार के खिलाफ तो ये सारी घटनाएं दिखने लगी। अब दर्शकों को विवेक से सोचना चाहिए कि पिछले 3-4 महीनों में किन ताकतों के हौसले बुलंद हुए हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं, मगर वो इस प्रकार की हरकतें करके माहौल को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए बाबा सिद्दीकी की घटना को केवल एक घटना के रूप में देखना एक पक्ष है, मैं कहूंगा लार्जर डिजाइन के एक हिस्से के रूप में देखना एक दूसरा नजरिया है। ये मैं दर्शकों के विवेक पर छोड़ता हूं। राइट सुधांशु जी। किशोर जी, बृजमोहन जी आया नहीं, आ रहा हूं, अब माफी चाहता हूं आपने वेट किया। किशोर तिवारी कुछ आपको काउंटर करना चाह रहे हैं। अनुराग जी, आपका ऑडियो बहुत खराब है, थैंक यू वेरी मच, मैं आ रहा हूं वापस। किशोर जी बोलिए। बोलने दो, बोलिए, कितना बोलिएगा किशोर जी, बोलिए बोलिए। अरे भाई, ये सुधांशु जी इतना प्रवचन कर रहे थे, वो प्रवचन में इसने ये नहीं बताया कि बाबा सिद्दीकी इनके पार्टी के नेता का मर्डर कैसे हुआ और रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। देवेंद्र फडणवीस को हटाओ, एकनाथ शिंदे को हटाओ। एकनाथ शिंदे तो खुद बिल्डर है, एसआरए के प्रोजेक्ट रन करते हैं। तुम्हारे मंगल प्रभात लोढ़ा एसआरए के प्रोजेक्ट रन करते हैं। अरे बिल्डरों की पार्टी बन गई है। और हमने जो जो किया है, हमने कांग्रेस से नाता जोड़ा, हमने
हिंदुत्व छोड़ा आप बोलते हैं, सोनिया गांधी के गोदी में बैठ गए बोलते हैं। सुधांशु जी, जनता में हम जा रहे हैं, जनता फैसला करेगी। अरे बीजेपी को छोड़ना, यानी हमने हिंदुत्व छोड़ना? और कांग्रेस क्या छूत पार्टी है? कांग्रेस क्या पाकिस्तान की पार्टी है? कांग्रेस को तो सबसे ज्यादा विधायक मिले, सांसद मिले। अरे महाराष्ट्र में कांग्रेस से हमने नाता तोड़ा होता तो लोगों ने हमको रिजेक्ट किया होता। और जा रहे हैं हम, सुधांशु जी, और जा रहे हैं। अब आपका सुपड़ा साफ करके ही रहेंगे। ओके ओके, सुधांशु जी क्विक काउंटर। ओके, ब्रिजमोहन जी आ रहा हूं सर। ब्रिजमोहन जी को भी रखिए जी, बोलिए सुधांशु जी। सुधांशु जी क्विक काउंटर बस कोई ये 2 लाइन में सुनिए किशोर जी, यही तो समस्या है। विधानसभा के चुनावों में कांग्रेस महाविकास अघाड़ी में तीसरे नंबर की पार्टी थी, 3rd क्लास की पार्टी थी। लोकसभा चुनाव में 1st क्लास की पार्टी हो गई, आप लोगों से आगे निकल गई। इसलिए हमारी तरफ मत देखिए। आपके लिए मैं कहना चाहूंगा, वो पुराना भजन था ना, तोरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर मन की आंखें खोल। और मैं एक बात और कह दूं, आपने हिंदुत्व छोड़ा कि मैं बात कहना चाहता हूं। इसलिए जब श्री राम जन्मभूमि की प्राण प्रतिष्ठा का इनविटेशन दिया गया, कांग्रेस को नहीं जाते तो अलग बात है, इन्होंने लिख के दिया कि हम नहीं जाएंगे। अरे आपको अपने घर में किसी बेटी की शादी में कोई बुलाता है, आप जाए ना जाए अलग बात है। अगर आप लिख के देते हैं कि मैं नहीं आऊंगा आपके निमंत्रण पे, इसका अर्थ होता आप सीधे अपमान करने का भाव रख रहे हैं। और किशोर जी याद दिला दूंगा, जिस कांग्रेस की आप तारीफ कर रहे हैं, उसके 3 लोग बाबर की कब्र पे जाके उसको श्रद्धांजलि दिए हैं। 1959 में जवाहरलाल नेहरू, 1968 में इंदिरा गांधी और 2005 में मनमोहन सिंह के साथ राहुल गांधी। और इस बात का वर्णन नटवर सिंह जो विदेश मंत्री थे, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि जब इंदिरा जी 68 में बाबर की कब्र के ऊपर उनको श्रद्धांजलि दे रही थी तो मैं चंद फीट की दूरी पर खड़ा था। ऐसा लग रहा था सदियां सिमट कर लम्हे में आ गई। और बाबर को श्रद्धांजलि देना एक महान काम है, और इंदिरा जी के साथ तो वो एक अनुपम अनुभव था। महोदय, कहां से कहां आ गए। कहां बाला साहब ठाकरे जी ने कहा था कि अगर बाबरी मस्जिद मेरे शिव सैनिकों ने गिराई तो मुझे गर्व है। कहां बाबर की कब्र पे सिजदा करने वाले और राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने वालों के साथ खड़े हैं, फिर भी कह रहे हैं हम हिंदुत्व के अलंबरदार हैं। तो मुझे लगता है देश को ऐसे लोगों से खबरदार रहना चाहिए। मोहन श्रीवास्तव जी अभी तक शांत रहे। 1 सेकंड आ रहा हूं। अनुराग जी आ रहा हूं एंडिंग कमेंट्स के लिए। जी जी दादा। ऐश्वर्या जी, मैंने आपको सारे लोगों को सुना जी। मैं सबसे पहले तो आदरणीय हमारे स्वर्गीय नेता जो कि बहुत लोकप्रिय थे अपने बाबा सिद्दीकी जी के बारे में कहना चाहता हूं कि उनके बारे में किसी प्रकार की जो धारणाएं बनाई जा रही हैं, मैं सोचता हूं उससे अलग हटके थे। वो एक बेहतर नेता थे और हमारी पार्टी के बहुत ही मिलनसार नेताओं में उनकी गिनती थी। उनके साथ जो घटना घटी है उसका हम सब लोगों को अफसोस है, लेकिन इस प्रकार की घटनाओं को हम ये नहीं मान सकते कि महाराष्ट्र में या मुंबई में फिर से गैंगवार की शुरुआत हुई है। ये एक टारगेटेड अटैक था और निश्चित रूप से इसमें वहां की जो हमारी लोकल इंटेलिजेंस है वो उस बात को पूरी तौर से समझ नहीं पाई है। हम मानते हैं कि वो फेल्यूर हुआ है, लेकिन ये मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं महायुति की सरकार की ओर से, एनडीए की ओर से, कि महाराष्ट्र में और मुंबई में कानून व्यवस्था पूरी तौर से नियंत्रण में है। उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि जैसी ये घटना घटती है वैसे ही लोगों की गिरफ्तारियां भी शुरू हो जाती हैं और आज बहुत बड़े लेवल पर इन सारी चीजों की सारे लोग गिरफ्तार भी हुए हैं। कई जगह से आर्म्स और वेपन्स भी मिले हैं। तो मैं ये नहीं मानता कि महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था किसी भी तरह से प्रभावित है। जहां तक बात हम लोगों के महायुति की है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की है, तो ये फैसला हम लोगों ने इसलिए लिया था कि हम लोग ये मानते हैं कि देश के विकास के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व जरूरी है और यही चर्चा हमारी पार्टी में लगातार होती रही थी। और इसीलिए ये हम लोगों ने निर्णय लिया कि हम लोग एनडीए का हिस्सा बनेंगे और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पे काम करेंगे। वो हम लोग कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनेगी। देखते हैं सर।